पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के बाद रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमेटोजेनेसिस। यानी सेकेंड जो हेडिंग आती है वो मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस and megagametogenisis. In angiosperm, ovule represents integumented megasporangia. ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। ये ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरी में ओव्यूल डेफिनाइट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, दैट इज नोन एज प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ovule inside ovary. Arrangement of ovule inside ovary is known as placentation. ओव्यूल प्लासेंटा से एक छोटे से स्टॉक से अटैच होते हैं, उस स्टॉक को क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल स्टॉक, by which ovule remains attached to placenta. अगर मटर का पॉड या मटर पी का पॉड देखा है तो उस पॉड को जब अपन ऐसे ओपन करते हैं, सीड्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है। यहाँ पर अगर एक पी की सीड को देखें तो एक छोटा सा स्टॉक नीचे होता है जिससे वो अटैच होती है। वो स्टॉक क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। जब अपन मटर को तोड़ते हैं तो उस ग्रेन पर एक पॉइंट या मार्किंग नजर आती है जहां से वो उस फ्यूनिकल से अटैच था। दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of funicle and ovule. Point of attachment of funicle and ovule. Ovule funicle से जिस पॉइंट से अटैच होगा उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम कहा जाएगा। मेच्योर सीड्स में अपन एक मार्क देख सकते हैं। किसी भी तरह के सीड्स को अगर देखें तो एक डेफिनाइट मार्क नजर आता है कि जहां से वो अटैच था। Especially P में बहुत clearly visible है, two dot-like structures are visible by which the seed was or the ovule was attached to the funicle. That point of attachment is known as hilum. So terms क्या क्या आते हैं? पहला term है ovule. ovule क्या है? integumented megasporangia है। ये प्लासेंटा से अटैच्ड होता है। प्लासेंटा कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा और अरेंजमेंट किस तरह से ओव्यूल प्लासेंटा पर अरेंज्ड है, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? प्लासेंटेशन कहा जाता है। जिस स्टॉक से ओव्यूल अटैच्ड है उस स्टॉक को क्या कहा जाएगा? फ्यूनिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज हाइलम। नाउ किस तरह से ओव्यूल अटैच्ड है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कितने हैं? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, फ्यूनिकल होते हैं, एक ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाले एंड को कैलोज़ल एंड कहते हैं। ये सारे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है? इसके अकॉर्डिंग ओव्यूल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक टाइप। नंबर 1
एनाट्रोपस ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में सबसे पहला टाइप है एनाट्रोपस ओव्यूल। मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल जो 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में ऑब्जर्व किया जाता है। किस तरह का ओव्यूल होता है? This is the most commonest type of ovule. This ovule has got a stalk which is known as funicle. जो कवरिंग है इन लेयर्स को इंटेगुमेंट कहा जाता है। Normally, two integuments are there, that is bitegmic condition. This opening is known as micropyle. माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट वाला जो रीजन होता है, इस एंड को कैलजल एंड कहा जाता है। बीच का ये पोर्शन एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। द एंटायर टिश्यू प्रेजेंट विद इन इज न्यूसेलस। इन दिस ओव्यूल, the ovule is curved downward so that micropyle and funicle comes to lie very close to each other. इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए इस ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है, जो मैक्सिमम 82% एंजियोस्पर्म्स में ऑब्जर्व किया जाता है। The entire ovule is curved towards downward, micropyle, funicle comes to lie close together and calasa is in opposite direction. यानी ये ओवल जब यंग था ऐसा था, मेच्योर होने के बाद ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक सेंटर में प्रेजेंट होंगे। दिस इज मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल। 82% एंजियोस्पर्म्स में ये ओव्यूल ऑब्जर्व किया जाता है। अब जितने भी ओव्यूल्स के टाइप है, उन ओव्यूल्स पे अपन माइक्रोपाइल, कैलसा और फ्यूनिकल की पोजीशन के अकॉर्डिंग ओव्यूल्स को कैटेगराइज किया गया है। सेकेंड टाइप है जो ओव्यूल का, दैट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल occurs in gymnosperms इस तरह का ओव्यूल। माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल एंड कैलसा lies in one straight line। जब माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और कैलसा एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उस ओव्यूल को क्या कहा जाएगा? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये ओव्यूल मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म्स में ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड टाइप ओव्यूल का एम्फीट्रोपस ओव्यूल। This is type of amphitropous ovule. Micropyle, calasa
in one straight line which lies at an angle of 90 degree with the funicle. In Amphitropous ovule, micropyle और कैलजा एक स्ट्रेट लाइन में आकर करते हैं जो फ्यूनिकल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है. इस तरह का ओव्यूल ब्यूटेमेसी एंड सेंट्रोस्पर्मेसी फैमिलीज में ऑब्जर्व किया जाता है. एंड सेंट्रोस्पर्मेसी फैमिली के मेंबर्स में ऑब्जर्व किया जाएगा. फोर्थ टाइप ओव्यूल का हेमीएनाट्रोपस ओव्यूल. हेमीएनाट्रोपस ओव्यूल में स्पेशल फीचर माइक्रोपाइल, कैलजा एक स्ट्रेट लाइन में, फ्यूनिकल दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होता है. इन बोथ दीज केसेस फ्यूनिकल अकर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. नाउ एम्फीट्रोपस और हेमीएनाट्रोपस में पहला डिफरेंस कि यहां पर माइक्रोपाइल और कैलजा एक स्ट्रेट लाइन में, बट funicle is in 90 degree with caleza only. In this case funicle ovule के exactly center में present होता है जो दोनों के साथ 90 डिग्री के एंगल पर present है. ये कंडीशन Ranunculataceae फैमिली के मेंबर्स में ऑब्जर्व की जाती है. दोनों के केस में एक और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किया जाएगा. इन केस ऑफ एम्फीट्रोपस ओव्यूल एम्ब्रियो सैक, दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक. इसमें एम्ब्रियो सैक बिल्कुल स्ट्रेट वे में प्रेजेंट है. इन दिस केस एम्ब्रियो सैक बिकम्स स्लाइटली कर्व्ड फॉर्मिंग अ हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर. हेंस दिस ओव्यूल इज आल्सो नोन एज हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल. एम्फीट्रोपस और हेमीएनाट्रोपस में जो डिफरेंस है, एक जो मेजर डिफरेंस है वो है एम्ब्रियो सैक के शेप का. यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कर्व होकर एक हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसे हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल कहा जाएगा. जबकि इसमें एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट होता है, फ्यूनिकल की पोजीशन साइड में और हेमीएनाट्रोपस में सेंटर में ऑब्जर्व की जाती है. देन fifth type is Camphilotropus. Fifth type of ovule is Camphilotropus ovule. In Camphilotropus ovule, the entire ovule and embryo sac both becomes curved. In Camphilotropus, ovule becomes curved and micropyle moves slightly away from the funicle. यानी कंडीशन कैसी होगी? एनाट्रोपस ओव्यूल को अगर कर्व कर दिया जाए and micropyle shifts slightly away from the funicle. इस तरह के ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक भी स्ट्रेट नहीं रहता, वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है. Such ovule is known as Camphilotropus. It is observed in Leguminosae family. Such ovule is observed in members of Leguminosae family, in which embryo sac becomes curved as well as ovule becomes curved, so that seed produced are not straight but the seeds are also slightly curved. This type of ovule is characteristics of Leguminosae family. Sixth ovule is Circinotropus.
type of ovule is Circinotropous ovule. ये एनाट्रोपस ओव्यूल जैसा था, यानी ये ओव्यूल इस तरह से प्रेजेंट था, लेकिन फ्यूनिकल धीरे धीरे बड़ा होता गया, ओव्यूल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता गया. माइक्रोपाइल पहले एग्जैक्टली नीचे था, just near the funicle like Anatropous ovule, but growth of funicle has pushed micropyle in upward direction. Micropyle ऊपर आ गया, funicle elongate होकर चारों तरफ से micropyle को कवर करता है. It is considered as a modification of Anatropous ovule. Embryo sac की पोजीशन यहाँ पर होगी. Initially funicle was short, micropyle was downward. Now funicle starts elongating and covers the entire micropyle. Entire ovule gets covered by funicle and the entire structure is inside the funicle. Funicle पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है. अब इस तरह के ओव्यूल में स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिन्हें ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है. These structures are obturator. Obturator micropylar end पर डेवलप होते हैं. Obturator develops to direct pollen tube towards micropyle. ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी. पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंच जाए, इसलिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है. इस आउटग्रोथ को ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है. ये आउटग्रोथ फ्यूनिकल से डेवलप हो सकती है या फिर इंटेगुमेंट के टिश्यू से भी डेवलप होती है. दिस Circinotropous type of ovule is observed only in members of Cactaceae family. So this type of ovule is observed in members of Cactaceae family. तो यहाँ पर 6 टाइप्स पड़े ओव्यूल के. सबसे पहला एनाट्रोपस, इसमें इस तरह से कर्व्ड होता है, माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास होता है. सबसे कॉमनेस्ट टाइप जो 82% एंजियोस्पर्म्स में ऑब्जर्व किया जा रहा है. सेकेंड टाइप इज ऑर्थोट्रोपस, जिम्नोस्पर्म में स्ट्रेट माइक्रोपाइल कैलजा फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है. थर्ड टाइप एम्फीट्रोपस, कर्व्ड है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल कैलजा एक स्ट्रेट लाइन में, फ्यूनिकल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. एम्ब्रियो सैक कर्व होकर एक हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इस ओव्यूल को हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल भी कहते हैं. ब्यूटामेसी सेंट्रोस्पर्मेसी फैमिली के मेंबर्स में ऑब्जर्व की जाने वाली कंडीशन है. हेमीएनाट्रोपस, माइक्रोपाइल कैलजा एक स्ट्रेट लाइन में, फ्यूनिकल दोनों के साथ 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट, रैनिनक्यूलेसी फैमिली के मेंबर्स में ऑब्जर्व की जाती है. लेग्यूमिनेसी फैमिली, बीन्स की सीड नॉर्मली कर्व्ड होती है, डम्बल दे आर कर्व्ड एज किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर. ये कर्वेचर क्यों है? क्योंकि इनका ओव्यूल और इनका एम्ब्रियो सैक दोनों कर्व्ड होता है. इस तरह के ओव्यूल कैम्फाइलोट्रोपस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली. Next type of ovule is Circinotropous, in which funicle elongates and covers the entire ovule. A special outgrowth known as obturator occurs, which directs pollen tube towards the micropyle. ओव्यूल्स के टाइप पढ़ने के बाद ओव्यूल्स के सारे पार्ट, अब स्टार्टिंग से सबसे पहले जो कवरिंग होती है ओव्यूल की, दैट कवरिंग इज नोन एज इंटेगुमेंट. What is integument? Covering of ovule. अगर सिर्फ एक ही कवरिंग हो, सिंगल इंटेगुमेंट, only single integument is present, then the ovule is known as unitegmic. Unitegmic ovule is observed in gymnosperms. If 2 integuments are present, ovule is known as bitegmic. Such ovules are common in angiosperms. Sometimes what happens, a third integument is also present. Third integument
अगर 3 इंटेगुमेंट आकर करते हैं तो ओव्यूल कहलाएगा ट्राइटेगमिक। थर्ड इंटेगुमेंट जब भी प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल सिंपल मेम्ब्रेनस इंटेगुमेंट की तरह नहीं होता, इसमें मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, एरिल। एरिल क्या है? थर्ड इंटेगुमेंट becomes thick and fleshy. If third integument becomes thick and fleshy, it is known as aril. Third integument becomes thick and fleshy, then that thick fleshy integument is known as aril. Aril is commonly observed in aril के examples. Nutmeg, common name, scientific name, myristica. लीची, लीची इज अ फ्रूट जो खाते हैं अपन, इसका जो एडिबल पोर्शन होता है थिक फ्लेशी आउटर पोर्शन, दैट आउटर पोर्शन इज एरिल, साइंटिफिक नेम इज लीची चाइनेंसिस। थर्ड इंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन, अगर थर्ड इंटेगुमेंट थिक फ्लेशी या जूसी हो जाए तो उसे एरिल कहा जाएगा। लीची में और नटमेग में एरिल ऑब्जर्व की जाती है। अगर थर्ड इंटेगुमेंट ड्राई और मेम्ब्रेनस हो जाए तो उसे कैरांकल कहते हैं। व्हाट इज कैरांकल? ड्राई मेम्ब्रेनस थर्ड इंटेगुमेंट which covers micropyle. If third integument becomes dry, membranous and covers the micropyle, it is commonly referred as caruncle. It is observed in ricinus. Ricinus, common name castor. Castor एक oil yielding प्लांट है, इसकी सीड से कमर्शियली ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसे कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है। सो इंटेगुमेंट्स में 2 इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक है एरिल, थर्ड इंटेगुमेंट बिकम्स थिक फ्लेशी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंड कैरंकल, इफ थर्ड इंटेगुमेंट बिकम्स ड्राई एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज कैरंकल। इंटेगुमेंट्स के बाद नेक्स्ट जो कवरिंग होगी, नेक्स्ट जो पार्ट होता है ओपनिंग, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। Micropyle is opening of ovule. ओव्यूल को इंटेगुमेंट्स कवर करते हैं, बट एक पॉइंट पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहा जाता है। अगर एक सिंपल सा ओव्यूल देखें तो इस तरह से ओपनिंग होगी, ये आउटर इंटेगुमेंट एक बड़ा पोर बना रही है एंड इनर इंटेगुमेंट एक छोटा पोर बना रही है। आउटर इंटेगुमेंट से जो पोर बन रहा है इसे एक्सोस्टोम कहा जाएगा। इनर इंटेगुमेंट से जो छोटा पोर बन रहा है इसे एंडोस्टोम कहा जाता है। आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ ब्रॉड लार्जर पोर, दैट पोर इज नोन एज एक्सोस्टोम। इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ स्मॉल पोर, दैट स्मॉल पोर इज नोन एज एंडोस्टोम। माइक्रोपाइल के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन, पोलिनेशन के बाद जब पोलन ट्यूब बनती है तो ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइल से एंटर करती है। आफ्टर सीड फॉर्मेशन, जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गैसेस अकर्स थ्रू माइक्रोपाइल।
So micropyle provides passage for entry of pollen tube. Micropyle provides passage for entry of pollen tube. दूसरा function, in seeds micropyle provides passage for entry of water. जर्मिनेटिंग सीड में वाटर की एंट्री इनिशियली इम्बाइबेशन से होती है और ये एंट्री माइक्रोपाइल के थ्रू पॉसिबल है. तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ओव्यूल, दैट इज माइक्रोपाइल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूसेलस. ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल. यहाँ बीच में जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस. न्यूसेलस इज द स्पोरोजेनस टिश्यू. एंथर्स में अपन ने पढ़ा कि अंदर जो टिश्यू होता है उसे आर्कीस्पोरियल टिश्यू कहा जाता है. इस आर्कीस्पोरियल टिश्यू से पूरे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है. यहाँ पर न्यूसेलस इज द मेन टिश्यू. न्यूसेलस के चारों ओर एक लेयर होती है जिसे न्यूसेलर एपिडर्मिस कहा जाता है. दिस वन इज नोन एज न्यूसेलर epidermis, and this entire tissue is known as nucellus. This nucellus functions as sporogenous tissue. इस nucellus के सेल से मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होगा जिसमें मियोसिस होगी और मेगास्पोर फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व. सो nucellus is considered as sporogenous tissue of ovule. नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा न्यूसेलस इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. मैक्सिमम पोर्शन इज कंज्यूम्ड इवन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. न्यूसेलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसलिए सीड्स में जनरली न्यूसेलस एब्सेंट होता है. बट समटाइम्स न्यूसेलस रिमेन्स एज अ वेरी थिन लेयर अराउंड द एम्ब्रियो विद इन द सीड. दैट रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस within seed is known as perisperm. Remains of nucellus within seed is known as perisperm. सीड्स में जब न्यूसेलस की लेयर बच जाती है, न्यूसेलस पूरी तरह कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ पोर्शन सीड में बचा हुआ है, तो उस बचे हुए पोर्शन को क्या कहा जाएगा? पेरिस्पर्म कहा जाता है. अब न्यूसेलस स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोरोजेनेसिस होगी और मेगास्पोर का प्रोडक्शन होगा. आगे पढ़ेंगे अपन किस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू में स्पोरोजेनेसिस